हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम एआरसीज के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार की कंपनीज हैं, क्या ये काम करती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इनसे रिलेटेड और रिसेंट क्या चेंजेस आए हैं इनकी गाइडलाइंस में। शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल चीज़ से कि एआरसी है क्या चीज़। तो ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बैंक के बैड लोन्स को खरीदती हैं। देखो, बैंक जब लोन क्रिएट करता है ना तो एक एसेट क्रिएट करता है, बट जब वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में आ जाता है कि मतलब उस लोन की भरपाई नहीं हो पा रही तो बैंक का नुकसान हो रहा है, तो बैंक ऐसे बैड लोन्स को बेचता है इन कंपनीज को ताकि एआरसीज ऐसे एसेट को रिकंस्ट्रक्ट कर सके और कुछ ना कुछ पैसा वहां से वसूल सके, ताकि बैंक्स की जो बैलेंस शीट्स हैं वो यहां पर इंप्रूव हो सके। जो घाटे का सौदा यहां पर हुआ है उस घाटे को कम से कम यहां पर किया जा सके। रजिस्ट्रेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट कंपनीज एक्ट के तहत की जाती है, एज वेल एज आरबीआई का जो सरफेसी एक्ट है 2002 का, उसके तहत भी यहां पर की जाती है। एफडीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, 100% एफडीआई यहां पर अलाउ की गई है इन कंपनीज में एंड ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पुरानी रिपोर्ट है 1991 की बाय द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, उसमें भी एआरसीज का जिक्र किया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज इनको नोट करके रखिएगा। उसके अलावा रिसेंट अगर कमेटी की बात करें, सुदर्शन सेन जी द्वारा यहां पर कमेटी रखी गई थी, ठीक है, उनके नेतृत्व में रखी गई थी ताकि भैया क्या ऐसे एआरसी स्कोर बेहतर किया जा सकता है। उनकी रिकमेंडेशन जिन्होंने यहां पर रखी है, हम उस पर नहीं जाएंगे, बस कमेटी का नाम आपको यहां पर पता होना चाहिए। ऑल्सो इंडिया में जो आपके एआरसीज हैं वो स्टेट ओन्ड बैंक्स द्वारा भी यहां पर सेटअप किए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स द्वारा भी यहां पर सेटअप किए गए हैं, बट किसी भी एआरसी में सरकार द्वारा यहां पर डायरेक्ट इक्विटी कंट्रीब्यूशन नहीं की गई। माने कि किसी भी एआरसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ शेयर होल्डर। आपने नाम सुना होगा NARCL का, उसमें भी नहीं है भाई। तो कब इसका एस्टैब्लिशमेंट की गई थी जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और अगर शेयर होल्डर्स पता है आपको कौन कौन है NARCL के तो वो भी यहां पर मेंशन करो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कब इसके सेटअप का जिक्र किया गया था, तो 2021-22 का जो आपका बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा एआरसीज के सेटअप की बात रखी गई थी ताकि एनपीएस को यहां पर हैंडल किया जा सके। ठीक है, ये तो रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कैसे काम करता है एक बार एआरसी यहां पर क्विकली समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई बेकरी वाला भाई, उसे अपनी बेकरी एक्सपैंड करनी, उसने नया लोन यहां पर ले लिया 1 करोड़ का और अपनी बेकरी और जो जितनी भी उसके मशीन है उसको कोलैटरल यहां पर रख दिया। अब लोन की भरपाई नहीं हो पाई, नहीं चली बेकरी, चलो खुदा ना खास्ता किसी भी कारणवश, तो वो क्या करेंगे, अब एनपीए क्रिएट हो गया बैंक के एंड पर। अब वो बैंक एनपीए बेचेगा इस प्रकार के एआरसी को, जो कि एक तरीके से बैड बैंक के नाम से भी यहां पर जाना जाता है, राइट। तो ये बुरा बैंक नहीं है, जस्ट दैट ये बैंक बैड लोन्स को यहां पर हैंडल करता है, राइट। अब एआरसी यहां पर क्या करेगा, इस एनपीए को खरीद लेगा, बट उसके लिए बैंक को कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। तो यहां तो चलो मैंने मान लिया कि 1 करोड़ का अगर एनपीए था, है ना, उसके लिए 70 लाख रुपए यहां पर दिए, चलो कुछ तो बैंक को यहां पर पैसा मिला। बट जनरली जितना भी आपका एनपीए का साइज रहता है उसका 15% इनिशियली इन द फॉर्म ऑफ कैश यहां पर एआरसी द्वारा दिया जाता है बैंक को, बाकी सिक्योरिटी रिसीट्स यहां पर इशू कर दी जाती हैं, राइट। मैंने थोड़ा बेटर कैलकुलेशन या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर बोल दिया कि 1 करोड़ के बजाय में इन्हें 70 लाख मिल गए ताकि उनका जो घाटा था उसे मिनिमाइज किया जा सके, थोड़ी बैलेंस शीट यहां पर इंप्रूव की जा सके, राइट। बट इस प्रकार से सिक्योरिटी रिसीट्स यहां पर इशू की जाती हैं जिससे बैंक बाद में रिडीम करवा सकता है कि जी हां, अब आपका ये जो एनपीए इसको रिजॉल्व कर लिया है, एआरसी ने पैसा कमा लिया, तो जो बाकी पैसा बनता है बैंक का उसे यहां पर दे दिया जाए, राइट। बट एआरसी इस प्रकार के एनपीए को लेके करेगा क्या, यहां 2-3 ऑप्शंस बन जाती हैं कि भैया या तो डायरेक्टली जाके वो बेकरी वाले भाई से बात करेगा कि सर आपका ऐसा लोन था, आप इसकी भरपाई नहीं कर पाए हो, तो बताओ क्या करना है। रेजोल्यूशन निकालते हैं, यहां पर कोई प्लान तैयार करते हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा समय दे दिया जाए, कि आप अपनी थोड़ा कोशिश कर लो, क्या पता आपका बिजनेस रिवाइव यहां पर हो जाए, आपको थोड़ा ज्यादा समय दे दिया जाएगा, तो थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा हम लेंगे क्योंकि हमने आपका लोन यहां पर खरीद लिया है। या फिर जो एआरसी है उसके पास पूरा हक है, यहां पर पूरा लीगल राइट है कि वो जाके इस बेकरी का जो भी कोलैटरल यहां पर उसके द्वारा रखा गया था उसे सीज कर सकता है, उसे बेचकर अपने एनपीए की भरपाई यहां पर कर सकता है। तो एआरसी यहां पर क्या चाहेगा कि अगर 70 लाख, जो कि मैंने एक नंबर यहां पर रखा है कि अगर 70 लाख उसके द्वारा बैंक को दिया जा रहा है तो एटलीस्ट वो 75-80 लाख यहां पर कमाए, है ना, उसके एसेट्स को सीज करके उसको आगे जाके बेच के, ताकि कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर देखने को मिले। क्योंकि एआरसीज के पास पैसा कहां से आता है कि एआरसीज अपने खुद के बॉन्ड्स भी यहां पर इशू करते हैं, जहां से वो कैपिटल रेस करते हैं मार्केट से, राइट। तो बॉन्ड इशू किए गए तो भी उनकी कूपन पेमेंट भी करनी पड़ेगी कूपन रेट के बेसिस पर। तो जो भी प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर एआरसीज की रहती है उसी के बेसिस पर वहां पर अपने कूपन पेमेंट्स भी यहां पर उनके द्वारा की जाती हैं।
ठीक है, तो बेसिक सी फंक्शनिंग है एआरसी की। रीसेंट चेंजेस क्या आए हैं आरबीआई की गाइडलाइंस में? सिंपल सा पॉइंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई कि भैया आपको अपना कैपिटल यहां पर बढ़ाना पड़ेगा ताकि एआरसीज को और स्ट्रेंथन किया जा सके, वो और बेहतर तरीके से यहां पर काम कर सके। तो वही एआरसीज को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या बोला गया कि पहले जो रिक्वायरमेंट थी कि 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, आपका मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी उसे 300 करोड़ यहां पर कर दिया गया है, और एग्जिस्टिंग एआरसीज को यहां पर ग्रेस पीरियड दिया गया है कि मार्च 2026 तक आप इस टारगेट को पूरा कर लीजिए 300 करोड़ के। बट अगर आप ये पूरा नहीं कर पाए तो भैया बीइंग अ रेगुलेटर आरबीआई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन यहां पर जरूर लगाएगा। फिर आती बात रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की। एआरसीज एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के तरीके से भी काम करती हैं कि आपकी कोई कंपनी है, बैंकरप्सी इन्होंने यहां पर डिक्लेयर कर दी है, नुकसान में यहां पर जा चुके हैं, तो वो क्या करेंगे? सिंपली वो इस प्रकार के एआरसीज को वहां पर बुलाएंगे कि भैया हमारा पूरा रेजोल्यूशन प्लान यहां पर तैयार करो। बट वो बड़ी एआरसीज ही कर पाएंगी, उनके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां पर 1000 करोड़ का रखा गया है यदि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस प्रकार के डेट रेजोल्यूशन अंडर द आईबीसी कोड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इनको बोला गया कि आप सरकारी सिक्योरिटीज में लगाइए, बैंक डिपॉजिट्स में पैसा लगा लीजिए, या फिर जो आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं ट्रेजरी बिल जैसे, उनमें आप पैसा यहां पर लगा सकते हैं। बट जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में यहां पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी एआरसीज द्वारा, वो कैपिंग लगा दी गई है कि जितना उनका कैपिटल है उसका 10% तक ही वहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है रीसेंट चेंजेस जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस में यहां पर देखने को मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू एआरसीज। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आ गया हो। फैक्ट्स जरूरी हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, एंड जो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था एनआरसीएल का, उसका जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।